हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ये देख चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल कितने होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख चुके हैं कि प्रत्येक ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितने मौजूद होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक सब ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक सब ऑर्बिट s मौजूद होता है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक सब ऑर्बिट s मौजूद होता है। उसी प्रकार सेकेंड ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट s और p मौजूद होता है, ठीक। थर्ड ऑर्बिट में तीन सब ऑर्बिट s, p और d मौजूद होता है ना। उसी प्रकार हम कह सकते हैं फोर्थ ऑर्बिट में फोर सब ऑर्बिट s, p, d और f मौजूद होता है, ठीक। फिफ्थ ऑर्बिट में फाइव सब ऑर्बिट s, p, d, f और इसके बाद क्या होगा g। हालांकि मैंने g के बारे में क्या बताया था कि ये अभी अंडर कंसिडरेशन है, इसी कारण हम यहाँ पे क्या करते हैं, जी का स्पेस लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना, छोड़ देते हैं, है ना। तो हम कर सकते हैं फिफ्थ ऑर्बिट में फाइव सब ऑर्बिट कौन कौन होगा, एस, पी, डी, एफ और ये क्या होगा, जी होगा। हालांकि जी का स्पेस हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार सिक्स्थ ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितना होगा, 6 होगा। कौन कौन होगा, एस, पी, डी, एफ, उसी प्रकार जी, उसी प्रकार क्या होगा एच, ठीक। उसी प्रकार अगर हम सेवंथ ऑर्बिट की बात करें, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितना होगा, 7 होगा। कौन कौन होगा, एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब यहाँ पर एक बात बताएं, इतना चीज तो हम समझ गए कि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक सब ऑर्बिट s होता है, सेकेंड ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट s और p होता है, थर्ड ऑर्बिट में तीन सब ऑर्बिट s, p और d होता है। उसी प्रकार फोर्थ ऑर्बिट में फोर सब ऑर्बिट, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7 सब ऑर्बिट मौजूद होता है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है। अगर हम लेट कर ले, ये आपका हम क्या कि एक s सब ऑर्बिट हम सेकेंड ऑर्बिट से ले ले, अगर और दूसरा s सब ऑर्बिट अगर हम फिफ्थ ऑर्बिट से ले ले, ठीक है। ये फिफ्थ ऑर्बिट वाला s सब ऑर्बिट है, ये क्या है, सेकेंड ऑर्बिट वाला s सब ऑर्बिट है। अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करना शुरू करें, ठीक है, तो हम पता ये लगता है कि दोनों में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही तरह ऐसा लग रहा है। ये भी s सब ऑर्बिट है, ये भी s सब ऑर्बिट है, इसमें भी केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, दोनों का शेप क्या होगा, सेम होगा। यानी दोनों में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो जब डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये फिफ्थ सब है ना, फिफ्थ ऑर्बिट वाला s सब ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट वाला s सब ऑर्बिट है, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, इसी को जानने के लिए कि कौन सा सब ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट का है ना, इसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी के पहले इसके ऑर्बिट का नंबर दे देते हैं, ठीक है। यानी अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो s सब ऑर्बिट है ये फर्स्ट ऑर्बिट का सब ऑर्बिट है, इसी कारण क्या कि इसके आगे 1 इंडिकेट कर दिया, ठीक है, 1s, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सब ऑर्बिट है, ये जो s सब ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट का है, ठीक। उसी प्रकार ये जो सब ऑर्बिट है ये सेकंड ऑर्बिट का है, इसी कारण इसके आगे हम क्या किए, 2 पुट कर दिए, ठीक है। ये इंडिकेट करने के लिए कि ये जो सब ऑर्बिट है वो सेकंड ऑर्बिट का सब ऑर्बिट है। उसी प्रकार ये जो p सब ऑर्बिट है ये सेकंड ऑर्बिट का p सब ऑर्बिट है,
ठीक है। उसी प्रकार ये थर्ड ऑर्बिट का है, ये भी थर्ड ऑर्बिट का है, ये भी क्या है थर्ड ऑर्बिट का है। ये क्या आपका फोर्थ ऑर्बिट का है, ये भी फोर्थ ऑर्बिट का है, ये भी क्या है फोर्थ ऑर्बिट का है, ये भी फोर्थ ऑर्बिट। उसी प्रकार क्या है ये फिफ्थ ऑर्बिट का है, ये भी फिफ्थ ऑर्बिट का है, ये भी फिफ्थ ऑर्बिट का है, ये भी फिफ्थ ऑर्बिट का, ठीक है। ये आपका क्या सिक्स्थ ऑर्बिट का है, ये भी सिक्स्थ, ये भी सिक्स्थ, ये भी सिक्स्थ ऑर्बिट का है। ये सब भी क्या होगा सिक्स्थ ऑर्बिट का होगा। ये क्या होगा सेवंथ ऑर्बिट का होगा, ये भी सेवंथ, ये भी सेवंथ, ये भी सेवंथ, ये सब भी सेवंथ ऑर्बिट का ही होगा, ठीक है। अब हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा सब ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट में मौजूद है, ठीक है। यहां तक चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दीजिए, अब हम जानते हैं, हमने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते किसे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट और सब ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल, ठीक है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन मेरे पास होता है, जितना इलेक्ट्रॉन मेरे पास होता है, उन सभी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में फिल करने का जो प्रोसेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, इन सभी ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। अब फिल कैसे होता है, तो एक चीज जान जाइए यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन फिल्स, इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है, इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोअर एनर्जी सेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ फिल होता है, लोअर एनर्जी सेल फिल होता है, ठीक है। और आफ्टर कंप्लीटली फिल द लोअर एनर्जी सेल, अब लोअर एनर्जी सेल को कंप्लीटली फिल करने के बाद इट विल गो इनटू द हायर एनर्जी सेल, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी सेल फिल करता है, और जब लोअर एनर्जी सेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, उसको फिल करने के बाद इट विल गो इनटू द हायर एनर्जी सेल, ठीक है। इतना समझना है। तो अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि आखिर लोअर एनर्जी सेल कौन है और हायर एनर्जी सेल कौन है, ठीक है। लोअर एनर्जी सेल कौन होता है और हायर एनर्जी सेल कौन होता है, अब हमें ये चीज जानना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोअर और हायर एनर्जी सेल को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब हमें ये जानने के लिए एनर्जी से एनर्जी लेवल को जानने के लिए कि कौन सा एनर्जी लेवल हाई है, कौन सा एनर्जी लेवल लो है, इसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, N+L रूल का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, N+L रूल, जो क्या इंडिकेट करेगा, जो ये बताएगा यहाँ पर, है ना, दिस इंडिकेट एनर्जी लेवल, ठीक है, जो क्या करता है एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो N+ रूल है, N+L रूल है, इस N+L रूल को हम हकल रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओहो, है ना, सॉरी, है ना। तो ये क्या है, N+L रूल है। इस N+L रूल से हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसे हम हकल रूल नहीं कर रहे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका N+L रूल, इसे हम क्या करते हैं, एनर्जी, है ना, एनर्जी लेवल से कैलकुलेट करते हैं कि किसका एनर्जी लेवल हाई है, किसका एनर्जी लेवल लो है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यानी इसका मतलब क्या है कि एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हम N+L रूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये जो N+L रूल है, N+L रूल है, इस N+L रूल से हम क्या निकालते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इस N+L रूल में, इस N+L रूल में N क्या इंडिकेट करता है, N इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और ये L जो है, L क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये इंडिकेट क्या करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। हालांकि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये सब ऑर्बिट के शेप को इंडिकेट करता है, शेप को इंडिकेट करता है, ठीक है। खैर इसके बारे में हम लोग डिस्कस क्वांटम नंबर में करेंगे, ठीक है। खैर अभी याद रख लीजिए कि L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू जो होता है इस सब ऑर्बिट के लिए 4s, द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 0। यानी अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, इस सब ऑर्बिट के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 0 लिया जाता है, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और इस सब ऑर्बिट के लिए L का वैल्यू जो है वो 0 लिया जाता है, ठीक है। कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि जहां पर S सब ऑर्बिट मौजूद होगा, वहां पर L का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार याद क्या रखना है यहाँ पर कि 4p के लिए L का वैल्यू कितना होता है, L = 0 और 1 होता है, ठीक है।
ठीक है, यानी हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना लेंगे 1। तो अभी याद आप क्या कीजिए, आपको याद करना है S के लिए L का वैल्यू 0 लेना है, P के लिए L का वैल्यू 1 लेना है, D के लिए 2 लेना है, F के लिए 3 लेना है। अभी आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि S के लिए L का वैल्यू कितना लेना है 0 लेना है, P के लिए L का वैल्यू कितना लेना है 1 लेना है, D के लिए L का वैल्यू कितना लेना है 2 लेना है, और F के लिए L का वैल्यू 3 लेना है, ठीक है, L का वैल्यू 3 लेना है। इतना अभी केवल आपको याद रखना है, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अभी क्या याद रखना है कि n क्या इंडिकेट कर रहा है, n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, और l क्या इंडिकेट करता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो s के लिए हम l का वैल्यू कितना लेंगे 0, p के लिए l का वैल्यू कितना लेंगे 1, d के लिए l का वैल्यू 2, और f के लिए l का वैल्यू 3 लेंगे, ठीक है। चलिए अब इन सभी का यूज करके हम n प्लस l रूल से एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सा एनर्जी लेवल हाई होगा, किसका एनर्जी लेवल कम होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर अब हमें पता करना है यहाँ पर 1s, इस 1s का एनर्जी लेवल कितना होगा, ठीक है। तो एनर्जी लेवल कैलकुलेट करने के लिए n प्लस l, तो अब ध्यान दीजिए 1s का एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल, तो n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहाँ 1s में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है 1 है, ठीक है। ये जो नंबर है, ये सब जो नंबर है, नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सब ऑर्बिट जो है वो 5th ऑर्बिट का सब ऑर्बिट है, यानी यहाँ पर नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर इंडिकेट कर रहा है ऑर्बिट को, ठीक है। तो यहाँ तो n क्या इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, और 1s के केस में नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन है 1 है, लिख दिया 1 प्लस। अब यहाँ लिखा हुआ है s के लिए l का वैल्यू कितना है 0, देखिए 0, यानी यहाँ पर 1s के लिए n प्लस l का वैल्यू कितना आ गया 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, ठीक। बात अब कर लेते हैं किसका 2s का, ध्यान दीजिए 2s। अब 2s के लिए n प्लस l का वैल्यू मतलब एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर n प्लस l रूल से n इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहाँ 2s में नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन होगा 2 होगा, क्योंकि नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, और नंबर ऑफ ऑर्बिट इन केस ऑफ 2s कितना होगा 2 l। अब s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, यानी इसका मतलब क्या है 2s के लिए n प्लस l का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 2p का बात कर ले, ठीक है, 2p का बात कर ले, तो ध्यान दीजिए 2p के लिए n प्लस l का वैल्यू कितना होगा, n इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट, और 2p में n इक्वल टू कितना 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ क्या है p सब ऑर्बिट, अब p सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू कितना दिया जाता है 1, यानी टोटल n प्लस l कितना आ गया, ठीक है, n प्लस l वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ n प्लस l वैल्यू, जैसे जैसे n प्लस l वैल्यू इंक्रीजेस एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, ठीक है। तो वो एनर्जी लेवल क्या इंडिकेट करता है, n प्लस l रूल क्या इंडिकेट करता है एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक है। तो अगर कहा कि जैसे जैसे एज द n प्लस l रूल, एज द n प्लस l वैल्यू इंक्रीजेस एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 1s से ज्यादा एनर्जी लेवल किसका होगा 2 का होगा, 2 से ज्यादा एनर्जी लेवल किसका होगा 2p का होगा, ठीक है, 2p का होगा। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम 3s का बात करें, उसके बाद हम 3s का बात करें, तो 3s के लिए n प्लस l रूल कितना होगा, n प्लस l, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ कितना है 3, ठीक है। s के लिए l का वैल्यू कितना होगा 0। अब देखिए यहाँ पर 3, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, 2p के लिए भी n प्लस l 3, और 3s के लिए भी n प्लस l 3। तो अब इन दोनों हम कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, ठीक है। तो याद ये रखना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करता है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, ठीक है, एनर्जी लेवल, एनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एनर्जी याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, तो एनर्जी लेवल क्या होता है इंक्रीज करता है, ठीक है, एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है, क्योंकि इसको निकालने के लिए फार्मूला भी है ना, आप जानते होंगे 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z, है ना। तो इससे n स्क्वायर बाय z, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा तो मेरा एनर्जी लेवल क्या होता है इंक्रीज करता है। आपको खाली याद रखना है एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। तो ध्यान दीजिए
तो अब देखिए इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर 3 है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहाँ क्या है 2 है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि 2p और 3s में दोनों के लिए n प्लस l का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा होगा तो उसे हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, यानी इसका मतलब क्या है 2p से ज्यादा एनर्जी लेवल किसका होगा 3s का होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा है। ठीक है, अब समझ गए। अब इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है 3p के लिए n प्लस l का वैल्यू कितना होगा, n नंबर ऑफ ऑर्बिट 3, p के लिए l का वैल्यू कितना होगा, कितना आ गया 4। यहाँ ध्यान दीजिए 4s, n प्लस l इक्वल टू n के प्लस में कितना होगा 4, l के लिए s है ना, l का वैल्यू s के लिए 0, कितना आ रहा है 4। अब यहाँ भी 4 n प्लस l का वैल्यू, यहाँ भी n प्लस l का वैल्यू 4। तो अब इन दोनों में एनर्जी लेवल ज्यादा किसका होगा, जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा किसका 4s का। इसका मतलब क्या है कि 3p से ज्यादा एनर्जी लेवल किसका होगा 4s का होगा। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि n प्लस l रूल से हम एनर्जी लेवल को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी लेवल मेरा जो है वो किसका आ रहा है 1s का आ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी लेवल पर अगर हम इसको अरेंज करें, एनर्जी लेवल पर अगर हम इसको अरेंज करें तो वो अरेंजमेंट कैसा होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम एनर्जी लेवल के अनुसार अगर मान लें कि इस ऑर्बिट को अगर हम, हाँ इस ऑर्बिट सॉलिड को अगर हम अरेंज करें तो कैसे अरेंज होगा, देखिए 1s से ज्यादा एनर्जी लेवल किसका होगा 2s के बाद क्या होगा 2p के बाद क्या होगा 3s के बाद क्या होगा 3p से ज्यादा किसका होगा 4s, है ना। तो देखिए 1s फिर 2s 2p 3s 3p के बाद 4s के बाद फिर किसका आ जाएगा, उसी प्रकार 3d हो जाएगा, 3d के बाद क्या हो जाएगा 4p होगा, फिर क्या होगा 5s होगा, है ना। उसी प्रकार क्या होगा 100, इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में हम क्या बताए थे कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट और सब ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेगा 1s में, उसके बाद कहाँ फिल करेगा 2s में, उसके बाद कहाँ फिल करेगा 2p में, फिर 3s 3p, है ना। कैसे फिल करेगा ये आप समझ चुके होंगे कि किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट और सब ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल। तो सबसे कम एनर्जी लेवल जो है वो 1s का, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ फिल करेगा 1s में। देखिए इलेक्ट्रॉन हम क्या किया फिल कर दिए 1s में, है ना, 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होती है। उसके बाद हम जानते हैं 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा 2s में। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 2s में फिल किया, 2s के बाद किस में जाएगा 2p में, 2p के बाद किस में जा रहा है 3s में, है ना, 2p के बाद किस में जा रहा है 3s में। ठीक है, 2p के बाद 3s, ठीक है, 3s के बाद किस में जा रहा है 3p के बाद 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा 3d 4p 5s, है ना, उसी प्रकार 4d 5p 6s, इस तरह से 4f 5d 6p 7s, है ना, इस तरह से क्या हो रहा है फिल करता है ना। चलिए अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो होता है किस तरह से फिल होता है ना, ऑर्बिट और सब ऑर्बिट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी सेल में फिल करता है, और यहाँ पर लोअर एनर्जी सेल कौन है 1s है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोअर एनर्जी सेल 1s, और आफ्टर कंप्लीटली fill the lower energy cell 1s, it will go into the its higher energy cell 2s। ठीक है, फिर ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, तब इलेक्ट्रॉन फिल करेगा किसमें करेगा 2p में, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब तक ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, जब तक लोअर एनर्जी सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, तब तक क्या होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इससे हायर एनर्जी सेल में इंटर नहीं करेगा। ठीक है, इसी कारण कहा जाता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर एनर्जी से। ठीक है, और इस फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो अबाउ ने बताया था। ठीक है, इसी कारण इसे हम अबाउ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं अबाउ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हालांकि
ये जो अफबाऊ है एक जर्मन वर्ड है। अफबाऊ क्या है? जर्मन वर्ड है ना। अफबाऊ क्या है? जर्मन वर्ड है। और इस जर्मन वर्ड, चूंकि एक जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। इसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। ठीक है, बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब क्या होगा? भवन का निर्माण करना, बिल्डिंग का निर्माण करना। अब बिल्डिंग बनता कैसे? ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले मेरा फाउंडेशन क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा इस पर बिल्डिंग नहीं बन सकता। ठीक है, वो क्या होगा? नीचे की ओर धंस जाएगा, है ना। इसलिए क्या है, बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन देना जरूरी होता है। फाउंडेशन क्या होगा? सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिए, तो अबाउ क्या है? एक जर्मन वर्ड है, यानी फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट और सब ऑर्बिट। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट और सब ऑर्बिट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया था? अबाउ दिया था। इन्होंने ही क्या था? इन्होंने ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट फॉर इन लोअर एनर्जी सेल। ठीक है, और आफ्टर कंप्लीटली फिल द इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी सेल इट विल गो इनटू द हायर एनर्जी सेल। ठीक है, तो अबाउ क्या है? एक जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड का मतलब क्या हो रहा है? इस जर्मन वर्ड का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग, मतलब भवन का निर्माण करना, बिल्डिंग का निर्माण करना। अब बिल्डिंग को बनाने के लिए फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, फाउंडेशन स्ट्रांग की। अब इस फाउंडेशन जब स्ट्रांग है तो इस फाउंडेशन पर हम क्या कर सकते हैं? 2 ईंट लगा सकते हैं। अगर ये भी अगर मान लिया कि ये भी अगर स्ट्रांग है, यानी ये भी अगर कंप्लीटली फिल्ड है, तब इस पर हम क्या कर सकते हैं? 3 ईंट लगा सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर ये तीनों अगर मान लिया कि स्ट्रांग है, ये तीनों स्ट्रांग है, इस पर क्या कर सकते हैं? 4 ईंट लगा सकते हैं। ठीक है, 4 ईंट इस तरह से हम लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर सोच लीजिए कि अगर इन सभी में अगर कोई भी अगर मान लिया स्ट्रांग नहीं हो, अगर मान लिया ये स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला ईंट स्ट्रांग नहीं है या ये वाला ईंट स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? मान देखिए यहाँ पर ये मान लेते फिर नहीं हुआ, हम क्या किए? इसके ऊपर क्या किए? बिल्डिंग बना दी। मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला जो ईंट है ये स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, इस पर हम क्या किए? बिल्डिंग बना दी। ठीक है, उसी प्रकार क्या किया? इधर वाला जो भी ये भी स्ट्रांग नहीं है, इस पर भी हम बिल्डिंग क्या किए? स्टैंड कर दिए। लेकिन कुछ समय के बाद फिर क्या होगा? ये वाला क्या होगा? इस पोर्शन इधर से गिर जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा? इधर से गिर जाएगा, है ना। यानी इसका मतलब क्या है कि फाउंडेशन जो है वो तो स्ट्रांग होना चाहिए। इसके ऊपर जैसे जैसे बिल्डिंग बनते जाता है ना, वो बिल्डिंग क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होते जाना चाहिए। ठीक है, यानी कंप्लीटली फिल्ड होते जाना चाहिए। इसी कारण इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी से फिल करेगा, और जब तक ये पूरी तरह से फिल नहीं करेगा ये हायर एनर्जी में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हायर एनर्जी में एंटर करता है तो वो भी कंप्लीटली फिल करेगा, तभी उससे ज़्यादा हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए सबसे पहले लोअर एनर्जी सेल, और लोअर एनर्जी सेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, उसके बाद वो क्या होगा? हायर एनर्जी सेल में इंटर करेगा, और हायर एनर्जी सेल भी अगर मान लिया उससे हायर एनर्जी सेल अगर मान लिया इंटर फिल होगा, अगर उससे हायर एनर्जी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन फिल करता है तो जब तक वो पूरी तरह से फिल नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन उससे हायर एनर्जी सेल में इंटर नहीं करेगा। ठीक है, यानी ये स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? इंटर करता है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर एनर्जी सेल, और आफ्टर कंप्लीटली फिल द लोअर एनर्जी सेल इट विल गो इनटू द हायर एनर्जी सेल। ठीक है, और सबसे लोअर एनर्जी सेल कौन होता है? 1s होता है। उससे हायर कौन होता है? 2s के बाद क्या होगा? 2p के बाद 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, यानी इस तरह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फिल करता जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को, है ना, इलेक्ट्रॉन फिल करने के इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। ठीक है, इतना चीज आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब 1-2 एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करें। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जैसे कहा जाता है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिया हुआ है सोडियम। हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ठीक, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक, हम ये भी जानते हैं कि फॉर अ न्यूट्रल एटम के लिए Z = P = E होता है। ठीक है,
यहाँ जो सोडियम क्या है, न्यूट्रल एटम है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसी का हम कर सकते हैं फॉर अ न्यूट्रल एटम, जो कि हम जानते हैं Z = P = E होता है। इसलिए अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 11 होगा। हमें मतलब किससे रखना है, केवल इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट और सब ऑर्बिट। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं कि यहाँ पर सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। इस 11 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, ठीक है, ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में फिल करना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल, उसी को कहते हैं कन्फिगरेशन। तो अब ध्यान दीजिए, तो अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल के अनुसार फिल करना शुरू करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी सेल में जाएगा, और सबसे लोअर एनर्जी सेल वाला ऑर्बिट और सब ऑर्बिट कौन है, तो 1s है, 1s है, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेगा, 1s में, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेगा, 2s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेगा, 2p में, फिर क्या होगा 3s में, उसी प्रकार क्या होगा 3p 4s में फिल करते जाएगा, ठीक। देखिए अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं ये जो s सब ऑर्बिट है, इस s सब ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकता है, नॉट मोर देन 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s सब ऑर्बिट 2 होता है, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसी प्रकार p सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो सकता है, d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो सकता है, और f में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो सकता है, नॉट मोर देन 14, ठीक है। s में नॉट मोर देन 2, p में नॉट मोर देन 6, d में नॉट मोर देन 10, f में नॉट मोर देन 14, ठीक है। यानी s में जो है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है, ठीक है। अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। अब ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है तो ये हायर एनर्जी में एंटर कर सकता है, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, तो चूंकि हम जानते हैं सबसे लोअर एनर्जी सेल कौन है, 1s, और 1s में यानी s सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है। मेरे पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है, इस 11 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, ऑर्बिट सब ऑर्बिट में फिल करना है, ठीक है। जबकि यहाँ पर सबसे लोअर एनर्जी सेल कौन है, 1s, इस 1s में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, s सब ऑर्बिट में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है, इसलिए हम क्या किए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। उसी प्रकार आप देखिए ये फिल करने के बाद ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, क्योंकि 2 से ज्यादा जा हो नहीं सकता है। अब जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, लोअर एनर्जी सेल कंप्लीटली फिल्ड हुआ, अब इसके फिल्ड करने के बाद ये क्या होगा, इससे हायर एनर्जी सेल में एंटर करेगा, तो इससे हायर एनर्जी सेल, ये जो 1s है, इससे हायर एनर्जी सेल कौन है, आपका 2s है, ठीक है, 2s। अब चूंकि ये भी s सब ऑर्बिट है लेकिन सेकंड ऑर्बिट का, चूंकि ये भी s सब ऑर्बिट है तो इसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकता है मैक्सिमम, इसमें भी हम क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब कहा जा रहा है कि 2s में कंप्लीटली फिल होने के बाद अब क्या होगा, इससे हायर एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। अब कहां चला गया, 2p में। अब 2p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 हो सकता है। हम क्या किए, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। फिल करने के बाद अब जब ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, इससे हायर एनर्जी सेल में, तो इससे हायर एनर्जी सेल कौन है, 3s। देखिए इलेक्ट्रॉन कहां फिल किया, 3s। अब हम जानते हैं कि s, चूंकि ये s है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 2 से कम तो हो ही सकता है, हाँ। तो ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन ही है, तो देखिए टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन हम फिल कर चुके हैं, 2 तो 4 6 10 और 1 11, मेरे पास एक ही बचा है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल किया। अगर यहाँ पर 12 रहता तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते, जैसे देखिए यहाँ mg 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। mg का एटॉमिक नंबर 12, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होगा, 12 होगा, यानी इस 12 इलेक्ट्रॉन को हमें ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में फिल करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी सेल फिल करेगा, सबसे लोअर एनर्जी सेल 1s, क्योंकि ये भी s है, इसलिए मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकता है, 2 फिल कर दिए। इसके बाद से हाई एनर्जी सेल 2s, क्योंकि ये भी s है, इसलिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। इससे हाई एनर्जी सेल क्या होगा, p, देखिए p में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए। इससे हाई एनर्जी सेल कौन होगा, 3s। अब इसमें भी क्या होगा, s, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, क्योंकि मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 2 6 10 और 2 12, ये टोटल कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन।
लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन ही है और हमें 11 इलेक्ट्रॉन को काउंट करके ही फिल करना है, ठीक है। तो 2 2 4 6 है ना, 2 2 4 और 6 कितना हो गया, 10 10 और 1 11, ठीक है। यानी 11 तो यहाँ क्या होगा, फिल हो चुका है। इसमें क्या होगा, 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, ठीक है। तो चूंकि एस मैक्सिमम 2 हो सकता है, इससे 2 फिल कर दिए। अगर यहाँ पर 13 होता तब हम यहाँ पर क्या करते, 13 होता तो अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एस मैक्सिमम 2 ही फिल हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 13 अगर मान लिया दिया मेरे पास 13 इलेक्ट्रॉन होगा, अल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसलिए इलेक्ट्रॉन नंबर भी 13 होगा। अब इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, इस 13 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, सेल में फिल करना है, ठीक। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल इन लोअर इनिशियल 1s2, फिर क्या होगा, इससे हायर 2s2, इससे हायर 2p6, इससे हायर 2s2, लेकिन यहाँ पर क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो रहा है, मेरे पास अभी 1 टन बचा हुआ है। हम यहाँ पर 3 नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नॉट मोर देन 2, ठीक है। तो अब मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इससे हायर एनर्जी सेल में एंटर करेगा। तो इससे हायर एनर्जी सेल कौन है, 3p, तो हम क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ फिल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फिल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन के बारे में हमसे जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इतना चीज तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन के बारे में डिस्कस किए, पार्ट 2 के बारे में डिस्कस किए। इस पार्ट 2 में हम लोग अबाउट प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किए, एनर्जी लेवल किसका कितना होता है, कौन ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है, किसका एनर्जी लेवल कम होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, इस ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट है उसके, इस ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहें और सेफ रहें। थैंक यू।